नमस्ते फ्रेंड्स। आज की कहानी अकाल मौत। इस कहानी में मैं नहीं हूँ, बावजूद इसके मैं किसी न किसी रूप में कहानी का हिस्सा ज़रूर हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। यादों के अजायब घर हमेशा आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं, मगर लौटते वक्त अजीब सी उदासी, खालीपन और अवसाद भी पीछे पीछे छोड़ देते हैं, जैसे कि इस कहानी में है। गांव के बीचों बीच सड़क गुजरती थी। लगता था जैसे सड़क नहीं बल्कि पिघलते अलकतरे की कोई काली नहर हो। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ थे और उसके बाद दुकानें शुरू होती थी। दुकानों में दूर सड़क की दाईं ओर राजकीय विद्यालय था और उसके बाईं तरफ बड़ा सा तालाब था। वह तालाब सैकड़ों एकड़ में फैला था और किसी झील सा एहसास कराता था। उसके किनारों पर आम, अमरूद और केले के पेड़ थे। अक्सर हम तालाब के किनारे बनी सीमेंट की बेंच पर बैठकर टिफ़िन का वक्त बिताते थे। उस वक्त पेड़ों की छांव में हम बैठे बैठे गपशप करते और सुनहरे भविष्य के सुनहरे सपने देखा करते थे। जब कभी स्कूल के दिनों की याद करता तो हरियाली से भरा हुआ तालाब स्मृतियों में आ जाता है और तालाब की याद करता हूँ तो कुछ चेहरे याद आते हैं। हमारी कक्षा में गोपाल नाम का एक लड़का था। प्यार से उसे हम गोपी कहते थे। वह बेहद अजीज दोस्त था। हम दोनों की रुचियाँ बहुत मिलती थी। वह बेहद हंसमुख था। हम यार दोस्तों के बीच ठहाके मार मार कर हंसता था और पढ़ने लिखने में जितना तेज था उतना ही वह एक कुशल तैराक भी था। वह न सिर्फ स्कूल की तरफ से कई बार जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता जीत चुका था, बल्कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले चुका था। कई मर्तबे वह मुख्यमंत्री और खेल मंत्री के हाथों में पुरस्कार भी पा चुका था। उसका एक ही सपना था कि आगे चलकर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता जीतकर विद्यालय का नाम रोशन करे। उसकी कोई महत्वाकांक्षा तो नहीं थी, मगर वह अक्सर इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने की बात करता था। तब हम उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे, मगर वह पढ़ाई से ज़्यादा तैराकी के प्रति गंभीर रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि कई बार वह समय पर विद्यालय में फीस जमा नहीं करवा पाता था। उसे अक्सर अपनी फीस माफ़ करवाने के लिए इसके उसके पीछे घूमते देखा जा सकता था। उससे कहा गया कि जिस दिन उसका चयन नेशनल तैराकी टीम में हो जाएगा, उसकी पूरी फीस माफ़ कर दी जाएगी। नतीजा यह कि स्कूल के बाद अंधेरा होने तक तालाब में घंटों तैराकी करता रहता, उसमें डुबकियां लगाता, चाहे अकेला ही क्यों न हो। एक दिन वह एक दिशा में दूसरी दिशा को तैरते हुए तालाब को पार करता रहता। तब उसकी तैराकी देखने के लिए तालाब पर मजमा लग जाता था। 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद कॉलेज में पढ़ने शहर आ गया। उन्हीं दिनों गोपाल ने अपनी लगन और प्रतिभा से नेशनल तैराकी टीम में स्थान बना लिया। पता नहीं 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई उसने तैराकी के जुनून में छोड़ दी या आर्थिक स्थिति की वजह से, पर देश भर में उसकी पहचान एक नेशनल तैराक के रूप में ज़रूर बन गई। उसने कई मेडल भी जीते। अखबारों में तस्वीरें छपने लगी। करीब 2 साल बाद एक दिन पता चला कि गोपाल के पिताजी की मृत्यु हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। उससे मिलने गांव गया। महज संयोग था। यह महज संयोग था कि रास्ते में ही सड़क की बाईं तरफ तालाब के समीप खड़ा गोपाल मिल गया। अपने नाप से कहीं छोटा गुस्सा मुसा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, घुटा हुआ सिर और पीछे छोटी सी चोटी पहचान में नहीं आ रहा था। चूँकि अरसे बाद हम दोनों मिले थे, इसलिए एक आकुलता थी और दुनिया से बेखबर दुख में डूबे थे। सांत्वना देने के लिए मैंने उसे गले लगाया और कहा,
तेरे पिताजी की मृत्यु का बहुत अफसोस हुआ गोपाल। वह बोल पड़ा। मैं सोच ही रहा था कि तुम मिलने आओगे ज़रूर। मैं क्यों नहीं आता? गांव में तुम ही तो मेरे बचपन के दोस्त हो। पर अनुमान हुआ कि तुम्हारे पिताजी की मौत कैसे हुई। उनको तो दमा का बीमारी थी। अचानक खांसते खांसते खाट पर ही गिर पड़े। गोपाल ने ऐसे ही कहा जैसे वह बात तो उसकी तरह मुझे भी मालूम होनी चाहिए थी। वह रास्ते में से सीधे मुझे अपने घर ले गया। घर सूना पड़ा था क्योंकि घर का मुखिया आज जीवित नहीं था। उस उदास घर में उनकी कमी ने आज एहसास करा दिया था कि उसने जीत करके मुझे रोक लिया। कहा, माँ यहीं कहीं पड़ोस में गई है, आती होगी। तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर आता हूँ। वह दूसरे कमरे में चला गया और मैं बरामदे में बैठे बैठे सोचने लगा कि सुने घर की तरह ही गोपाल खुद को कितना खाली महसूस करता होगा। पिता की मृत्यु से वह कितना टूट सा गया है। शायद आज मेरे साथ पाकर उसका हर कोना मेरे अस्तित्व से भर गया हो। कल मेरे लौटने के बाद वह पुनः अकेला हो जाएगा। थोड़ी देर में वह तांबे के एक लोटे में ठंडा पानी ले आया, साथ ही कांसे की प्लेट में 2-4 बिस्कुट भी। प्यास तो मुझे लगी ही थी, सो मैं लोटे को उठाकर पानी पीने लगा। उसने रोकते हुए कहा, यार पहले बिस्कुट तो खा लो। मेरी अनिच्छा जाहिर की और लोटे का पानी पिया। तभी अंगीठी थामे उसकी माँ आ गई। उनकी कमर झुकी हुई थी और बरामदे में कदम रखते ही आगे बढ़कर मैंने उनके चरण छू लिए। उन्होंने गौर से देखा और पूछा, कौन? दिवाकर? कब आए बेटा? बैठो बैठो। वह सिसकियाँ भरती हुई घर के अंदर चली गई। हम दोनों चुपचाप उनके पीछे हो लिए। आंगन में एक खाट पड़ी थी। अचानक मुझे स्मरण आया कि शायद इसी खाट पर गोपाल जी के पिताजी के प्राण छूटे होंगे। हम दोनों खाट पर एक दूसरे से सटे सटे बैठे थे। गोपाल की माँ चूल्हे पर बर्तन रखकर अंगीठी सुलगाने में जुटी थी। शाम के वक्त धुएं का अजगर नीम के पेड़ की टहनियों से लिपटते हुए आकाश की ओर बढ़ा जा रहा था। उसका बावजूद घर आंगन में पसर गया था। सब कुछ वहाँ उसके आसपास केंद्रित था, मानो साधे बेला में धुएं के उस अजगर ने हमें अपना गिरफ्त ले लिया हो। हम दोनों मूक थे। इक्का दुक्का परिंदों की आवाज़ें उस सन्नाटे को चीर जाती थी, अपना होना जता रहे थे। किसी का अस्तित्व आज इतना अहम कैसे हो उठता? शायद यही एहसास करा रहे थे। रात काफ़ी बीत चुकी थी। कमरे में डिबरी की टिमटिमाती लौ में हम दोनों एक ही खाट पर लेटे थे, पर किसी को नींद नहीं आ रही थी। अचानक मैं उठकर कमरे में टहलने लगा तो गोपाल भी बिछावन पर बैठ गया। उसने पूछा, दिवाकर, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? नींद तो तुम्हें भी नहीं आ रही है। मैंने उसी से उल्टे सवाल किया और फिर सामने ही अलमीरा से एक किताब उठाकर उसका कवर देखा, जिस पर मिहिर सेन की तस्वीर थी। पश्चिम बंगाल का मशहूर तैराक, जिसने तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया था। गोपाल के लिए मिहिर सेन आदर्श थे, जिसकी चर्चा स्कूल के दिनों में वह अपने सहपाठियों से करता था। मुझे अफसोस हुआ कि एक दिन गोपाल भी अपने सपने को पूरा करेगा। एहसास हुआ इंग्लिश चैनल को पार कर वह उसकी संघर्षपूर्ण सफलता पर देश विदेश के खेल पत्रकार एवं खास किताब लिखेंगे, जिस पर गोपाल की तस्वीर होगी। डिबरी के मध्यम पड़ती लौ में से वो किताब पढ़ नहीं सकता था, इसलिए उसे पुनः अलमीरा पर रख दिया। कमरे में चहलकदमी करते हुए सोचने लगा कि मैं सुबह लौट जाऊंगा।
इसलिए रात रात को वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। वक्त की कमी का तकाजा तो यही है कि उसे हम दोनों के बीच होने वाली बातों को प्राथमिकता से निपटाना चाहिए। यह सब सोचते हुए मेरे भीतर एक सवाल कौधा कि क्यों ना गोपाल से ही उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछ लिया जाए, शायद उसमें कोई मदद कर सकूं। मगर समझ में नहीं आ रहा था कि इस विपदा की घड़ी में उससे कैसे पूछूं। संकोच के मारे मैंने थोड़ी ही देर उसकी ओर गौर से देखा। वह खाट पर सिर झुकाए मौन बैठा था। नीम के पेड़ पर घोंसलों में बैठी कुछ खग ने पंख फड़फड़ाए तो गोपाल की तंद्रा भंग हो गई। गोपाल, तुमने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? बोलते बोलते मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। गोपाल बोला, क्या सोचूंगा? गोपाल, तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? बोलते बोलते मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। गोपाल बोला, क्या सोचूंगा? चाहो तो खेल कूद में अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। तुम्हारे पास तैराकी के ढेर सारे मेडल और सर्टिफिकेट भी है। पहले तो उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर उसने बेतकल्लुफ़ी से कहा, 2 साल से मेरी अर्जी मुख्यमंत्री के कार्यालय में धूल चाट रही है। अब तक किसी ने नौकरी के लिए मुझे नहीं बुलाया। उसकी बातों में नौकरी के प्रति उदासीनता थी। मैं सोच में पड़ गया। वह खाट से उठा और अलमीरा से एक लाल रंग की पुरानी फाइल को निकाला। उसे खोलते हुए कहा, कई सरकारी बैंकों समेत दफ्तरों में अर्जियां दे चुका हूँ, पर किसी ने नोटिस नहीं ली। हाँ, आश्वासन पर आश्वासन जरूर मिलते गए। कईयों ने तो मुझे खूब चक्कर कटवाए। निराश होकर ही मैंने खेल में रुचि रखने वाले मुख्यमंत्री को इस उम्मीद में पत्र लिखा कि शायद मुझ पर तरस आ जाए। उसके बाद लाल रंग की फाइल से उसने मुख्यमंत्री की लिखी गई चिट्ठी की छाया प्रति मेरे हाथ में थमा दी। मैं पत्र खोलकर पढ़ने लगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक अभागे इंसान का यह पत्र शायद आप कभी पढ़ पाएंगे या नहीं, और पढ़े भी तो आपके शासन में मुझे नौकरी मिल पाएगी या नहीं, इसका मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि अब तक केंद्र और राज्य सरकारों के कई विभागों में खेल कूद के तहत दर्जनों बार अर्जियां दे देकर थक चुका हूँ, पर कहीं से अर्जियों पर कार्रवाई होते नहीं देखी। कार्रवाई तो दूर, दफ्तरों में मेरी तैराकी प्रतिभा और बदले में मिले अलंकार पुरस्कार मेडलों को देकर मजाक ही उड़ाया गया। आप तो जानते हैं कि इस देश में 1 अरब लोगों ने क्रिकेट के खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा दे रखा है, लेकिन अन्य खेलों से संबंधित खिलाड़ियों को हिकारा से देखते हैं। देखिए क्यों नहीं, जब सरकार भी अपने इन खिलाड़ियों के साथ दुय्यम दर्जे की व्यवहार करती है। जानता हूँ कि यह पत्र आपके कार्यालय में किसी लाल या नीले रंग की फाइल में बंद होकर चूहे द्वारा कुतरे जाने के लिए ही है, लेकिन अपने संतोष के लिए ही सही। यह लिखना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिन बूढ़े माता पिता की उम्मीदों के सहारे से लगाकर मीलों बहती नदी झील को पार करता रहा, मेडल हासिल करता रहा, अब मैं उनके सूख गए आंसुओं को भी बहा देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता उम्मीदों की बैसाखी पर ही और जिंदा नहीं रह सकते। श्रीमान, मेरे द्वारा लिखे गए पत्र में तल्खियाँ जरूर है, मगर मैं खुद को बदनसीब मानता हूँ कि जनता दरबार में उस अदद चपरासी की नौकरी के लिए गुहार लगा चुका हूँ। तब आपने ही मुख्यमंत्री सचिवालय में आवेदन देने के लिए कहा था। अपने माता पिता को यह दिलासा दिलाने के लिए यह पत्र आवेदन के साथ दे रहा हूँ कि शायद उनके टूटते सपने को सहारा दे सकूँ। हालांकि यह दुख की पगडंडियों में पागलपन भरी भटकन है। महोदय,
इस प्रलाप के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेहरबानी हो तो इतना बताएं कि मेरे जैसे बदनसीब तैराक को नौकरी कब तक मिलेगी। पत्र पढ़ने के उपरांत थोड़ी देर में खामोश रहा। कमरे में डिबरी की लौ भभक सी रही थी। शायद डिबरी में मिट्टी का तेल खत्म हो रहा था। मैंने कमरे में पसर आए रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए पूछा, यदि नौकरी नहीं मिली तो क्या हो करोगे? गोपाल ने सपाट लहजे में कहा, तैराकी छोड़ दूंगा, शहर जाकर कोई काम धंधा करूंगा। चाचा पटना में राजमिस्त्री का काम करते हैं। उनके दोनों बेटे बलराम और घनश्याम लेबर का काम करते हैं। मैं भी किसी न किसी काम पर लग जाऊंगा। कमाऊंगा तभी तो मैं माँ की देखभाल कर पाऊंगा। तुम तो जानते हो 10 सालों से तैराकी कर रहा हूँ। ढेरों पुरस्कार और मेडल मिले हैं, क्योंकि इससे क्या हासिल हुआ? स्कूल में पढ़ाई के दौरान आर्थिक संकट ने परेशान किया। आज भी आर्थिक कष्ट से गुजर रहा हूँ। तैराकी से न पैसा कमाया न रोटी मिली। समझे? कोई कितना बड़ा तैराक हो जाए, इससे घर गृहस्थी नहीं चलती, परिवार का पेट नहीं भरता। यह कहते कहते चिढ़ गया। थोड़ा तीखे स्वर में वह बोला, तुम भी खूब पढ़ लिख जाओ, लेकिन नौकरी के लिए तो तुम्हें भी पापड़ बेलने पड़ेंगे। गोपाल की बात सुनकर मैं उदास हो गया। लग रहा था जैसे वह मुझे नहीं, खुद को समझा रहा था। बोलते समय उसकी आवाज़ काँप रही थी। लग रहा था किसी भी पल वह रो पड़ेगा। सुबह होते ही मैंने गोपाल और उसकी माँ से विदा ली और गांव से निकलकर जैसे उस तालाब के पास गया जहां पर गोपाल ने बिना किसी प्रशिक्षण या कोच के तैराकी सीखी थी और देश भर में नाम कमाया था। मैं तालाब के समीप खड़ा था। सहसा मुझे लगा कि तालाब में गोपाल तैराकी कर रहा है। ढेर सारे बच्चे उसकी नकल उतारते हुए तालाब के किनारे पर कम पानी में तैराकी सीख रहे हैं, मानो बच्चे भी भविष्य के तैराक बनने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। समय बीतता गया। एक दिन पता चला कि गोपाल ने माँ के साथ गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में शहर चला गया। 1.5-2 साल पहले की बात है। बरसात की एक शाम मैं काजीपुर मोहल्ले से गुजर रहा था। अचानक बारिश तेज हो गई। मैं भीगने से बचने के लिए नुक्कड़ की चाय दुकान में घुस गया। कुछ स्कूली बच्चे भी उस तंबू वाले चाय दुकान में खड़े थे। तभी भीगते हुए एक नौजवान ने एक हाथ में चाय की केतली और दूसरे हाथ में शीशे के 2 गिलास थामे दुकान में प्रवेश किया। उस पर नज़र पड़ते ही मैं चौंक गया। गोपाल! मुझे देखते ही वह सिटपिटास आ गया। उसने संकोच करते हुए कहा, हाँ यार, मैंने रोजी रोटी के लिए चाय की दुकान खोल रखी है। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोलता, मैंने आगे बढ़कर उसी यारी के अंदाज में गले लगा लिया, जैसे बरसों पहले गांव के तालाब पर उसे गले लगाया करता था। बारिश में भीगते हुए हमारी बिंदास यारी को देखकर दुकान में खड़े बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। दुकान से सटे दीवार पर एक टीन पर छोटा सा बोर्ड लटका था, नेशनल तैराक टी स्टॉल। बोर्ड के अगल बगल में प्लास्टिक कवर में फ्रेम कढ़ाए हुए अखबारों में के कॉलेज चस्पा थे, जिसमें गोपाल की तैराकी के दिनों की छपी तस्वीर के समाचार थे। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का मतलब यही हुआ कि बहुत सारे हमारे देश के बेरोजगार नौजवान ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभा को दबाते हुए उसे अकाल मृत्यु प्रदान कर देते हैं। इसीलिए इस कहानी का नाम अकाल मृत्यु पड़ा। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।